सर भूमि ना। हाँ हाँ, आपको आवाज प्रॉपर सुनाई दे रहा है? जी ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं। आज हम लोगों का चैप्टर है महाजनपद के बारे में। जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में देखे थे कि जनपद था क्या, तो हम ये देखे थे कि जब कुल या कबीला किसी क्षेत्र विशेष से पहचाने अपना रखने लगा, उस क्षेत्र विशेष के द्वारा उसको जाना जाने लगा। जब कोई राज्य अपने क्षेत्रीय सीमा निर्धारित करने लगे या कोई कबीला अपनी क्षेत्रीय सीमा निर्धारित करके उसी सीमा में अपनी राजनीति कर रही है, तो उसे हम लोग जनपद कहते हैं। फिर हम लोगों ने ये देखा था कि कई छोटे छोटे जनपद मिलकर के एक बड़े जनपद जब बने तो उसको महाजनपद कहा गया। अब सवाल ये उठता है कि भारत में पूरे, अगर उत्तर भारत की बात किया जाए तो उत्तर भारत में लगभग 600 BC और उसके बाद मौर्य साम्राज्य की स्थापना के से पहले तक, मौर्य साम्राज्य की स्थापना से पूर्व तक कितने महाजनपद थे? सवाल ये उठता है उनकी ज्योग्राफिकल लोकेशन यानी भौगोलिक स्थिति कहां थी, उनकी ऐतिहासिक महत्व क्या है, ये सारे सवाल के जवाब अब हम लोग ढूंढने वाले हैं। देखो, यहां से दो तरह के सवाल पूछे जाते हैं। पीटी में कुछ भी पूछा जा सकता है, जैसे ये 16 महाजनपद हैं, इनकी राजधानी, इनके कुछ ऐसे रिनोन्ड रूलर हुए हों या शासक हुए हों या किंग हुए हों तो उनके बारे में, या कुछ ऐसा इन महाजनपदों ने ऐसा कुछ पहल किया हो जिससे सामाजिक आर्थिक राजनीतिक चेंज आया हो, तो वो सवाल पूछे जा सकते हैं। दूसरा जो सवाल, जो सबसे अहम और महत्वपूर्ण साम्राज्य है, इसी में है मगध महाजनपद का उदय। सवाल मेंस में आपसे सीधे पूछा जा सकता है। मेंस के लिए ये महाजनपद, और महाजनपदों में भी मगध महाजनपद सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। उसमें सवाल पूछा जा सकता है कि वो कौन सी सहायक परिस्थितियां थी जो समकालीन महाजनपदों में सर्वोच्च शक्ति के रूप में मगध महाजनपद उभर करके आई, या मगध महाजनपद के साम्राज्य बनने के पीछे कौन कौन से फैक्टर थे। इस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अभी आज के क्लास में हम लोग दरअसल इंट्रोडक्शन ऑफ 16 महाजनपद पे बात करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि भारत में टोटल जो 16 महाजनपद जिनकी जिक्र हमें मिलती है बौद्ध ग्रंथों से और जैन ग्रंथों से, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से, उससे हमें उन महाजनपदों के बारे में क्या जानकारी मिलता है, यानी कि सामान्य परिचय महाजनपदों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, सामान्य परिचय। उसके बाद फिर हम लोग मगध पे विशेष बात करेंगे कि मगध इतना शक्तिशाली क्यों हुआ, क्यों मगध महाजनपद से साम्राज्य बन गया, क्यों उसमें इतनी शक्तिशाली राजवंश आ गए, कौन से ऐसे भौगोलिक फैक्टर थे या ज्योग्राफिकल फैक्टर थे जिसके वजह से मगध इतना शक्तिशाली बना। ऐसे कई सवाल हैं जिसके जवाब आपको आगे मिलने वाला है। इसके अलावा जैसे ही मगध साम्राज्य विकसित होगा उसके बाद से हम क्या देखते हैं कि राजनीति, अर्थव्यवस्था, समाज, संस्कृति सब में क्रांतिकारी परिवर्तन आने लगता है और पूरे राजनीति, अर्थव्यवस्था और संस्कृति का केंद्र बिहार हो जाता है, जो मगध के नियंत्रण में है या मगध राज्य में पड़ता है। आपको सुनाई दे रहा है? क्लियर? जी। आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी सर। अभी बोलो, थोड़ा सा रिप्लाई कर दो। नहीं सुनाई दे रहा है ना? अभी नहीं सुनाई दे रहा, कोई बात नहीं, ठीक है, इसको थोड़ा सा ठीक सुनाई दे रहा है सर, सुनाई दे रहा है सर, सुनाई दे रहा है सर। अच्छा, बिना माइक का आपको ज्यादा बढ़िया सुनाई दे रहा है? जी। अच्छा, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक एक करके महाजनपदों के बारे में देखते हैं, कौन से महाजनपद कहाँ पे है और इसकी क्या विशेषताएं हैं। आज हमारा टॉपिक है जो मौर्यों से पूर्व की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बिहार में देखते हैं। बिहार में जो सबसे शक्तिशाली और प्राचीन महाजनपद थी वो महाजनपद था अंग, जहां के राजा कर्ण हुआ करते थे। महाभारत काल में दुर्योधन ने, आप याद होगा अगर महाभारत देखे होंगे तो, दुर्योधन ने इसी राज्य का युवराज या राजा घोषित किया था कर्ण को। तो पहला जो
महाजनपद है 16 महाजनपदों में, वो है अंग महाजनपद। ये कहां पे है? तो अंग महाजनपद है ये भागलपुर, बिहार के भागलपुर और मुंगेर के क्षेत्र में पड़ता है अंग महाजनपद। हम बात कर रहे हैं अंग महाजनपद की। जो इसका अगर ज्योग्राफिकल लोकेशन देखें तो बिहार के भागलपुर और मुंगेर क्षेत्र में पड़ता है। इसकी जो राजधानी थी, कैपिटल, वो राजधानी थी चंपा। अंग महाजनपद गंगा नदी और मालिनी नदी के संगम पे बसा हुआ था। गंगा और मालिनी, गंगा और मालिनी नदी के संगम पर बसा हुआ था, इसीलिए अंग महाजनपद को मालिनी भी कहा गया है। ठीक है, जैसे महाभारत और पुराण में अगर आप पढ़ेंगे तो महाभारत और पुराणों में अंग महाजनपद को मालिनी भी कहा गया है। यहां के एक शासक हुआ था ब्रह्मदत्त। अंग महाजनपद का एक सर्वाधिक शक्तिशाली शासक हुआ ब्रह्मदत्त। सामान्यतः मगध महाजनपद से इसकी भौगोलिक सीमा मिलने के कारण मगध महाजनपद और अंग महाजनपद के बीच विवाद होते रहता था। क्षेत्र पर नियंत्रण को लेकर के इन दोनों महाजनपदों के बीच संघर्ष या युद्ध होते रहता था। बिंबिसार ने पहली बार ब्रह्मदत्त को पराजित किया था। जो मगध साम्राज्य का शासक था बिंबिसार, पराजित किया था और उसे युद्ध में ही मार डाला था। बाद में अजातशत्रु को, जो बिंबिसार का पुत्र था, अजातशत्रु को अंग महाजनपद का राजा बनाया गया था। किसके द्वारा? बिंबिसार के द्वारा। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा उस समय के भारत के 6 महानगरों में से एक महानगर थी। जैसे आप जब पुराण महाभारत पुराण वगैरह जब अध्ययन करेंगे, चाहे बुद्धकालीन या बौद्ध धर्म का एक पुस्तक है महापरिनिर्वाण सूत्र, महापरिनिर्वाण सूत्र। इस महापरिनिर्वाण सूत्र में 6 महानगरों की बात की गई है। उसमें एक महानगर अंग की राजधानी चंपा भी है। दूसरा है राजगृह, जो मगध की राजधानी थी, वैशाली, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र कर रहे हैं, राजगृह, वैशाली नहीं, काशी, कौशाम्बी, श्रावस्ती। चंपा, राजगृह, काशी, कौशाम्बी, श्रावस्ती, काशी जो अभी बनारस के नाम से जाना जाता है, कौशाम्बी इलाहाबाद के पास है, श्रावस्ती और राजगिरी हो गया है। साकेत, एक और राज्य था साकेत, नगर था साकेत। तो ये आप इससे समझ सकते हैं कि भारत के तत्कालीन 6 महानगर में से एक महानगर बिहार के अंग महाजनपद में पड़ता था। तो ये कितना महत्वपूर्ण है। ऐसा इसलिए था क्योंकि अंग महाजनपद का व्यापार यहाँ के जो व्यापारी थे साउथ ईस्ट एशिया के मलय द्वीप के साथ किया करते थे और इसकी वजह से ये राज्य बहुत समृद्ध हो गया था। याद रखिए, ये गंगा नदी और मालिनी नदी के संगम पर बसा हुआ था। परिवहन या यातायात का साधन पर्याप्त था। नाव के माध्यम से, गंगा नदी के माध्यम से उसके प्रवाह की दिशा की ओर बढ़ते हुए व्यापारी समुद्र में आते थे और आकर के यहाँ से दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार किया करते थे। इसके कारण अंग महाजनपद धीरे धीरे
समृद्ध हो गया था। ठीक है। कहा जाता है कि अंग महाजनपद या चंपा जो उनकी राजधानी है, चंपा का जो डिजाइन बनाया था, जिसने उस नगर का डिजाइन बनाया था, प्लान किया था, उसका नाम महागोविंद था। और वो वही महागोविंद था, चंपा नगर को बनाने वाला वास्तुकार कह सकते हैं या डेवलपर कह सकते हैं, महागोविंद ने ही राजगीर को भी बनाया था। यानी राजगीर शहर भी उसी ने तैयार किया था, महागोविंद ने, ऐसा माना जाता है। ठीक है। एक और बात के लिए जाना जाता है अंग महाजनपद, क्योंकि अंग महाजनपद की राजकुमार की या अंग महाजनपद का जो नरेश थे, राजा थे, जिसका नाम था दधिवाहन। दधिवाहन की पुत्री चंपा महावीर जैन की शिष्या भी थी। दधिवाहन यहाँ के जो राजा थे नरेश, उनकी पुत्री चंपा महावीर स्वामी की शिष्या भी थी। तो अंग महाजनपद के बारे में इतनी बातें आप याद रखिएगा। आपसे मैपिंग में भी ये सवाल पूछा जा सकता है। ये मैपिंग का बहुत हिट एरिया है। अंग लोकेशन दे दिया जाएगा, अंग के बारे में बताइए, या चंपा शहर के बारे में पूछा जा सकता है कि चंपा के बारे में बताइए। तो आप इतने फैक्ट याद रखिएगा। चंपानगर बनाया था महागोविंद ने, जिसने राजगीर बनाया था, यह राजगीर का निर्माण किया था। ठीक है। तो पहला महाजनपद हुआ जिसके बारे में हमें जानना चाहिए था, वो हुआ अंग महाजनपद। दूसरा जो सर्वाधिक शक्तिशाली 16 महाजनपदों में जो सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद उभर करके आया, वो है मगध महाजनपद। मगध महाजनपद दरअसल बिहार में वर्तमान राजगीर, अगर आप इसी को बिहार समझ लीजिए, तो वर्तमान में मगध महाजनपद राजगीर, पाटलिपुत्र, गया और शाहाबाद का क्षेत्र, आप कह सकते हैं कि बक्सर, आरा, रोहतास, ये सब जो क्षेत्र है, ये सब के सब मगध महाजनपद का हिस्सा था, जो शाहाबाद कहलाता था। तो मगध महाजनपद बिहार के राजगीर, जिसकी राजधानी थी, बिहार में था, और जिसमें ये विशाल क्षेत्र शामिल था। याद रखिए, अथर्ववेद में अंग और मगध दोनों महाजनपदों के बारे में जिक्र मिलता है। अथर्ववेद में, हम वेद की बात कर रहे हैं, हम पहले ही बता चुके हैं कि कुछ महाजनपदों का उल्लेख वेदों में भी मिलता है। तो अथर्ववेद में अंग और मगध दोनों ही महाजनपद के बारे में हमें जानकारी मिलती है। मगध महाजनपद की राजधानी राजगीर या राजगृह थी। बाद में इसकी राजधानी बनी पाटलिपुत्र या पटना। पाटलिपुत्र बाद में बनी, जिसे पहले कुसुमपुर भी कहा जाता था। पुष्पपुर और पाटलीग्राम भी कहा जाता था। कुसुमपुर, पुष्पपुर और पाटलीग्राम, और आज हम इसको पटना के नाम से जानते हैं। तो ये समझ सकते हैं कि जो भारत के प्राचीनतम महानगरों में से या नगरों में से जो दो सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरों, एक नगर की कल्पना के दो सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरों में से एक की कल्पना की जा सकती है, वो है पाटलिपुत्र, जिसको कई नामों से कुसुमपुर, पुष्पपुर और पाटलीग्राम से जाना जाता था। ये नाम याद रखिएगा, अक्सर पूछा जाता है कि ये किसका प्राचीन नाम था।
अथर्ववेद में यहां के निवासियों को, मगध के निवासियों को व्रात्य कहा गया है। व्रात्य यानी निम्न कोटि के लोग माना गया है। अथर्ववेद में जिक्र है लेकिन निम्न कोटि का माना गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको याद होगा वो कहानी, जब राजा विदेथ माधव अग्नि को लेकर के पश्चिम से पूरब की ओर चलते हैं तो अग्नि सदानीरा या गंडक नदी के पास आकर के रुक जाती है, उस पार नहीं जाती है। तो उस पार के क्षेत्र को यानी गंडक नदी का पूरब के क्षेत्र को आर्यों ने अपवित्र क्षेत्र माना, इसलिए उस तरफ नहीं गए क्योंकि अग्नि ही नहीं गई। तो इसीलिए यहां के लोगों को व्रात कहा गया यानी निम्न कोटि का कहा गया। आज भी अगर आप देखेंगे तो यूपी के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग, बिहार के लोगों के साथ अपना वैवाहिक संबंध बनाने से परहेज या गुरेज करते हैं। इसका कारण यही है क्योंकि वो अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं। लेकिन बिहार के मगध को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे लोग, बिहार में भी जो लोग हैं वो लोग भी यूपी के रीजन से ही माइग्रेट होकर के आए हैं। ये बात को समझना होगा। यहां की जो राजधानी गिरिव्रज या राजगीर थी वो 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी। राजगीर का दूसरा नाम गिरिव्रज भी था। तो गिरिव्रज की अनोखी विशेषता यह थी कि ये चारों ओर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। राजगीर या गिरिव्रज 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। अब ये जो कारण था, जो ज्योग्राफिकल इनको सुरक्षा मिल गई थी, भौगोलिक सुरक्षा या प्राकृतिक सुरक्षा, इनको शक्तिशाली होने में बहुत मदद की। अब ये ऐसी इनकी राजधानी है जो चारों ओर से पहाड़ से घिरी हुई है, इधर गंगा नदी बह रही है। इससे क्या हुआ कि इनको अपने आप को तैयार करने में, अपने आप को सुरक्षित रखने में, वन संसाधनों को हासिल करने में बहुत मदद मिली और इसके माध्यम से ये धीरे धीरे उत्तरोत्तर समृद्ध और शक्तिशाली होते चले गए। और इसका फायदा यह मिला कि तत्कालीन जो महाजनपद थे इनके सामने नहीं टिक पाए। ठीक है। मगध महाजनपद के दक्षिण में लिख सकते हैं आप, विंध्य पर्वत का क्षेत्र था। इधर अगर चले आएंगे तो जो झारखंड का रीजन है, जो झारखंड इलाका पड़ता है, ये पठारी इलाका है जो प्रायद्वीपीय भारत का उत्तरी किनारा है। तो मगध महाजनपद के दक्षिण में विंध्य पर्वत श्रृंखला थी। इस राजवंश के संस्थापक वृहद्रथ को माना जाता है। संस्थापक वृहद्रथ को माना जाता है। वृहद्रथ को माना जाता है मगध महाजनपद के संस्थापक। तो महाजनपद के बारे में, इसमें कई राजवंश इसमें शासन किए, जैसे कि हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। मगध महाजनपद में सबसे पहला जो वंश शासन किया वो था हर्यक वंश, शिशुनाग वंश। ये क्रम याद रखिएगा, ये क्रम भी पूछा जाता है। नंद वंश और अंत में मौर्य वंश, जहां के सर्वाधिक प्रतापी शासक हुआ अशोक, जिसके पिता बिंदुसार थे। तो हम लोग वो सब जब वंश पढ़ेंगे तो वो अलग से पढ़ेंगे। सामान्य जानकारी के लिए मगध महाजनपद के बारे में आपको इतना जान लेना चाहिए। एक तो क्यों इतना सर्वाधिक शक्तिशाली था, तो उसके पीछे कारण था उसका ज्योग्राफिकल कंडीशन। चारों ओर से पहाड़ों से घिरा होना, नदी होना, झारखंड के वन संसाधनों से वन संसाधन हासिल कर लेना, हाथी प्राप्त कर लेना, लकड़ी प्राप्त कर लेना, और उत्पादक भूमि, तो उत्पादक एरिया तो था ही, प्लेनी एरिया, गंगा और अन्य सहायक, गंगा और उसके सहायक नदियों के दोआबा क्षेत्र तो हैं ही। इसकी वजह से यह आर्थिक और सामरिक रूप से पूरी तरह से शक्तिशाली हो गया था समकालीन महाजनपदों में, मगध महाजनपद। क्लियर है?
ठीक है। तीसरा जो महाजनपद है मगध के ठीक उत्तर में वज्जी। वज्जी एक अनोखा उदाहरण भारत के इतिहास में पेश करता है। क्या है वो हम बताते हैं। तीसरा महाजनपद है वज्जी। यहीं पर है, बिहार के या मगध महाजनपद के उत्तर में है वज्जी महाजनपद। वज्जी महाजनपद इसलिए भी याद किया जाता है क्योंकि अगर आप भारत में 16 महाजनपदों में से देखें तो 16 महाजनपदों में से कई महाजनपद में राजतंत्रात्मक राजनीतिक व्यवस्था था, राजतंत्रात्मक था। लेकिन वज्जी ही वो महाजनपद था जहां पे गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था था। जैसे कि ऋग वैदिक काल में था। उत्तर वैदिक के आखिरी चरण में आते आते राजतंत्रात्मक हो गया था, यानी कि राजा ही सर्वोच्च होता था, राजा के वचन ही आदेश होते थे, राजा के आदेश ही कानून होता था और राजा का पुत्र ही राजा बनता था, यानी वंशानुगत हो गया था राजतंत्रात्मक शासन में, जहां के राजा प्रमुख होता था। यहां पे गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था यानी रिपब्लिकन सिस्टम था। रिपब्लिकन सिस्टम में जनता के द्वारा अपने शासक या राजा का चयन किया जाता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट रिपब्लिकन का कॉन्सेप्ट भारत में यहीं से शुरू हुआ था और इतिहास के किताबों में और अन्य पन्नों में आप ढूंढेंगे तो मिलेगा कि डेमोक्रेटिक पैटर्न भारत में कहीं से लाया गया है, ऐसा नहीं है। भारत में पहले से ही था। ऐसा कहा जाता है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिकी रेवोल्यूशन से आया था, ऐसा नहीं है। भारत में जो डेमोक्रेटिक पैटर्न आया वो भारत में पहले से ही था। प्राचीन भारत का अध्ययन करेंगे तो आपको मिलेगा कि वज्जी एक ऐसा महाजनपद था जहां पे गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था चलती थी, जहां के शासक को वहां के नागरिकों के द्वारा, वहां के प्रजा के द्वारा चुना जाता था, जैसा ऋग वैदिक काल में सामान्यतः होता था। क्लियर है? वज्जी राज्य या वज्जी महाजनपद 8 राज्यों का एक यूनियन था, यूनियन ऑफ स्टेट था। इसमें 8 छोटे छोटे राज्य थे। 8 छोटे छोटे राज्य मिल करके एक शर्त पर, कुछ कंडीशन पर अपना वज्जी महाजनपद बनाए थे। तो वज्जी महाजनपद में 8 राज्य शामिल थे, इसलिए यहाँ पे डेमोक्रेटिक पैटर्न था। सभी छोटे छोटे राज्यों के या कबीले के प्रमुख मिल करके अपने में से ही, अपने बीच से ही किसी व्यक्ति को राजा का चयन, राजा के रूप में बैठाते थे, उन्हें राजा बनाते थे और फिर वो गवर्न करता था, शासन करता था। ठीक है? इसमें सबसे पहला, इसमें 8 राज्यों में से नाम जान लीजिए। वज्जी, लिखते चलिए, वज्जी, वैशाली, लिच्छवी, मिथिला के विदेह, इक्ष्वाकु, उग्र, भोग और कौरव। ये 8 राज्य थे। उग्र, भोग, इक्ष्वाकु और कौरव। इसके अलावा वज्जी, वैशाली, विदेह या मिथिला, और लिच्छवी शामिल थे। वज्जी, वैशाली यानी लिच्छवी, लिच्छवियों की राजधानी थी वैशाली। तो वज्जी, लिच्छवी, ठीक है, ये 8 राज्यों का एक यूनियन था, वज्जी महासंघ या वज्जी महाजनपद। वज्जी शब्द का मतलब पशुपालक होता है। वज्जी का मतलब होता है पशुपालक, यानी जो पशु पालते हैं। इसी में एक राज्य था छोटा सा, मिथिला। मिथिला, इसी मिथिला के थे जनक, जो विदेह जी
राजवंश के जो राजा जनक थे, जो इनका सरनेम या टाइटल था, वो मिथिला नरेश ही थे। राजा जनक, जिनकी कन्या थी सीता, जिनसे विवाह हुआ था श्री राम का। महात्मा बुद्ध के अनुसार, या महात्मा बुद्ध ने वज्जी महासंघ के राज्य लिच्छवी गण के बारे में खूब प्रशंसा की है। लिच्छवी गण, जो वज्जी महासंघ का ही एक सदस्य था, लिच्छवी गण, उसकी प्रशंसा महात्मा बुद्ध ने खूब की। और उन्होंने कहा कि जो लिच्छवियों की जो राजनीतिक प्रशासनिक सिस्टम है, राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था है, उसके वजह से ये अजेय हैं, इनको कोई विजिट नहीं कर सकता है। ऐसा स्टेटमेंट महात्मा बुद्ध ने दिया था। नहीं सर, महात्मा बुद्ध ने सर ये स्टेटमेंट दिया था कि वज्जी वाले जब तक सभा करते रहेंगे वो हमेशा जीतते रहेंगे। हाँ, ये भी है। और ये भी कहा था कि इसमें जो लिच्छवी गण थे, वैशाली लिच्छवी गण, जिनकी राजधानी वैशाली थी, तो उन्होंने कहा था कि सॉरी लिच्छवी गण कर रहे हैं, हाँ लिच्छवियों के बारे में महात्मा बुद्ध ने कहा था कि ये इतने मजबूत हैं, इनका जो आंतरिक राजनीतिक प्रशासनिक सिस्टम है इतना मजबूत है कि इनको कोई पराजित नहीं कर सकता। ये अजेय हैं, जिन पर विजय नहीं हासिल किया जा सकता। यही लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी त्रिशला, जो महावीर की माता थी। इसी वज्जी महासंघ में जो लिच्छवी था, लिच्छवी गणराज्य छोटा सा, वहां के राजा हुए चेतक नरेश थे। उनकी जो बहन थी त्रिशला, वो महावीर स्वामी की माता थी, महावीर जैन की। तो आप समझ सकते हैं कि महावीर जैन का पारिवारिक संबंध था लिच्छवियों के साथ। एक जगह अपवाद मिलता है, कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में लिच्छवियों को वज्जी महासंघ से अलग बताया है। जैसे वज्जी महासंघ में लिच्छवी भी शामिल थे, तो कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में बताया है कि वज्जी महासंघ से अलग थे लिच्छवी, या वज्जी महासंघ अलग था, लिच्छवी अलग थे। ऐसा कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है। ठीक है, तो ये हुआ तीसरा। ये सवाल अक्सर पूछा जाता है कि भारत में सबसे प्राचीन गणराज्य कौन सा था, तो याद रखिएगा वज्जी। और भी है, आगे हम कालांतर में बताते चलेंगे। नेक्स्ट है महाजनपद में, वो है काशी, जिसे आप आज बनारस के रूप में जानते हैं। जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यह है काशी। काशी दरअसल दो नदी वरुणा और अस्सी के संगम पर बसा है, वरुणा और अस्सी, इसीलिए इसका नाम वाराणसी भी है। काशी महाजनपद, इसके उत्तर में वरुणा है, दक्षिण में अस्सी नदी है। तो वरुणा और अस्सी नदी के नाम पर इसकी राजधानी वाराणसी बनी। याद रखिएगा, मगध महाजनपद के उदय से पूर्व, यानी शक्तिशाली होने से पूर्व, 16 महाजनपदों में जो सर्वाधिक शक्तिशाली था वो काशी महाजनपद ही था। बाद में जब मगध शक्ति को अपना प्राप्त कर लिया तो इसका वर्चस्व खत्म हो गया। याद रखिएगा, मगध महाजनपद का वैवाहिक संबंध भी था काशी के साथ, जो हम लोग आगे देखेंगे।
तो काशी अगला महत्वपूर्ण महाजनपद था। एक समय ऐसा था कि काशी महाजनपद का अधिकार अंग, मगध और कौशल, अंग, मगध और कौशल, जिसकी राजधानी अयोध्या थी, अंग, मगध और कौशल, ये तीनों ही महाजनपदों पर इनका नियंत्रण था। ऐसा एक बौद्ध साहित्य या बौद्ध ग्रंथ से पता चलता है। एक बौद्ध ग्रंथ है सोनंद जातक। सोनंद जातक से हमें यह पता चलता है कि काशी अपने समय इतना शक्तिशाली था कि तत्कालीन महाजनपद मगध, अंग और कौशल जैसे महाजनपदों पर भी इसका नियंत्रण था। अथर्ववेद में तीसरा जिस महाजनपद का जिक्र मिलता है वो है काशी महाजनपद, और इसे काशी महाजनपद को अविमुक्त क्षेत्र अधिमान कहा गया है। अथर्ववेद में अविमुक्त क्षेत्र अधिमान, ये टर्म काशी महाजनपद के लिए अथर्ववेद में प्रयोग किया गया है। मगध नरेश अजात शत्रु ने काशी पर विजय हासिल कर उसे मगध राज्य में मिला लिया था। मगध नरेश अजात शत्रु जो बिंबिसार का पुत्र था, जिसने अंग महाजनपद के राजा ब्रह्मदत्त को पराजित किया था, बिंबिसार, उसके पुत्र अजात शत्रु ने जब वो मगध का राजा बना तो काशी को अपने राज्य में मिला लिया था। जैन तीर्थंकर पासरोनाथ, जैन गुरु पासरोनाथ भी काशी महाजनपद से ही संबंध रखते थे। इनके पिता अश्वसेन काशी नरेश थे। जैन मुनि पासरोनाथ, जैन मुनि पासरोनाथ के पिता अश्वसेन इसी काशी के नरेश थे। तो जैनों का संबंध काशी से था, यानी कि काशी महाजनपद के साथ इनका संबंध था। काशी अपने व्यापार के लिए भी प्रसिद्ध था, विशेष करके रेशमी वस्त्र और घोड़े का व्यापार करता था। घोड़ा और रेशमी वस्त्र के व्यापार के कारण यह काफी समृद्ध था। याद रखिए, जिस राज्य में जितना ज्यादा व्यापारिक गतिविधियां होगी, जो राज्य आर्थिक रूप से जितना ज्यादा संपन्न होगा, वो उतना ही ज्यादा कालांतर में शक्तिशाली होता चला जाएगा। काशी के साथ भी कुछ ऐसा ही था। काशी भी व्यापार में आ गया था। क्यों था? क्योंकि यहां पे गंगा नदी प्रवाहित हो रही है। इनको भी पूर्वी बिहार और दक्षिण का जो झारखंड का क्षेत्र है और उत्तर का जो नेपाल का हिमालय के पहाड़ी का जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों से इन्हें पर्याप्त वन संसाधन मिल जाता था और परिवहन का साधन था। तो इसके वजह से ये धीरे धीरे संपन्न होते चले गए थे, शक्तिशाली होते चले गए थे। इसीलिए मगध साम्राज्य हमेशा इस पर निगाह जमाए रखता था कि किसी भी तरह से इसको अपने राज्य में विलय कर लिया जाए, और वो अंततः अजात शत्रु के द्वारा किया भी गया। काशी का विलय मगध में कर लिया गया और काशी का उल्लेख हमें अथर्ववेद में भी मिलता है। तो तीसरा चौथा महाजनपद हुआ काशी। हम 16 महाजनपद के बारे में सामान्य चर्चा कर रहे हैं, उसके ज्योग्राफी, उसकी कुछ अनोखी विशेषता,
उसके बाद फिर हम लोग राज्य के बारे में पढ़ेंगे, विशेष करके मगध राज्य के बारे में, जो कालांतर में पूरे भारत के राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का धूर या केंद्र बन जाता है और पूरे भारत में अखिल साम्राज्य की स्थापना कर देता है। नेक्स्ट है पांचवा वत्स महाजनपद। ये यूपी में ही है, इलाहाबाद के पास। वत्स महाजनपद, इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। ये राजधानी भी याद रखना है, कैपिटल भी कभी कभी पूछा जाता है कि फलना महाजनपद की राजधानी कहां थी। वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी थी, जो इलाहाबाद के आसपास का ही क्षेत्र है। ये यमुना नदी के किनारे स्थित थी। कहा जाता है कि जैसा कि विष्णु पुराण में उल्लेख मिलता है कि विष्णु पुराण के अनुसार यहां का जो राजा था निचच्छू, हस्तिनापुर का राजा एक हुए थे। कौरवों की राजधानी जो थी हस्तिनापुर। तो कौरवों के पतन के बाद दरअसल यमुना नदी में बाढ़ आ गया था। यमुना नदी में एक बार बाढ़ आ गया था, तो कौरवों की जो राजधानी हस्तिनापुर थी, जो कि मेरठ के पास पड़ता है, दिल्ली और मेरठ के बीच के रास्ता में पड़ता है हस्तिनापुर। तो यमुना नदी में बाढ़ आने के कारण यहाँ का जो कौरवों के राजा थे निचच्छू यहां से प्रवास करके यहाँ पर चले आए थे और अपनी राज्य स्थापित की थी, वत्स महाजनपद की स्थापना की थी और अपनी राजधानी कौशाम्बी को बनाया था। यहां का एक राजा हुए उदयन। वत्स महाजनपद के राजा उदयन को मगध महाजनपद के अजात शत्रु के और उज्जैन अवंती के चंड प्रद्योत के बीच में संघर्ष भी हुआ था। वत्स महाजनपद के एक राजा हुए उदयन और यहां के उदयन मगध के अजात शत्रु और यहां पे अवंती जो उज्जैन की एक राजधानी थी, अवंती के चंड प्रद्योत, इन तीनों के बीच में युद्ध हुआ था, आपस में लड़ा करते थे। अब देखो, एक तरफ मगध अपना राज्य विस्तार कर रहा है, दूसरी तरफ उज्जैन भी एक शक्तिशाली महाजनपद था, तीसरी तरफ ये कौरवों का राज्य था, महाजनपद था, और ये तीनों शक्तिशाली राज्य एक समय आपस में लड़े भी थे। बाद में उदयन जो कि वत्स महाजनपद के नरेश थे या राजा थे, इन्होंने इन दोनों के साथ संधि करके वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिया था और अपने राज्य की शांति और व्यवस्था बनाए रखी थी। चंड प्रद्योत यानी उज्जैन की राजा की एक पुत्री थी वासोदत्ता। और उदयन के बीच, वासोदत्ता चंड प्रद्योत की पुत्री थी, जो कि चंड प्रद्योत उज्जैन या अवंती का नरेश था। उदयन और वासोदत्ता के बीच प्रेम संबंध था और उदयन ने वासोदत्ता के साथ विवाह भी किया था। कालिदास की एक पुस्तक है स्वप्न वासोदत्ता, वो इन्हीं दोनों के प्रेम पर लिखा गया है, जो कि उज्जैन नरेश प्रद्योत की पुत्री थी वासोदत्ता
और उदयन नरेश कर रहे हैं, उज्जैन नरेश और उदयन जो कि वत्स महाजनपद का राजा था, इन दोनों के बीच में प्रेम संबंध था। कौशांबी यानी वत्स महाजनपद की राजधानी कौशांबी अपने व्यापार और वाणिज्य के लिए भी प्रसिद्ध था, इसलिए इसे लखपति व्यापारियों का नगर कहा गया है। वत्स की जो राजधानी कौशांबी थी अपने व्यापार और वाणिज्य के लिए उस समय प्रसिद्ध था, इसीलिए इसको लखपति व्यापारियों का नगर भी कहा गया है, कौशांबी को लखपति व्यापारियों का नगर। कौशांबी को कहा गया है। कालांतर में वत्स महाजनपद के राजा उदयन ने ही अपने राज्य में बौद्ध धर्म को राजधर्म घोषित कर दिया था, यानी कि अब यह राज्य बौद्ध धर्म के मानने वाला राज्य हो गया था, जैसा बाद में अशोक ने भी किया था और उसके पीढ़ी ने भी किया था। लेकिन उन्होंने राजधर्म घोषित नहीं किया था, बौद्ध धर्म को प्रोटेक्ट जरूर किया था, संरक्षण जरूर दिया था, लेकिन राजधर्म घोषित नहीं किया था। इन्होंने वत्स महाजनपद ने अपना राजधर्म बौद्ध धर्म को घोषित कर दिया था। कौशांबी महाजनपद अपने हाथी के लिए भी प्रसिद्ध था। इसके राजा जो उदयन था वो हाथी का बहुत शौकीन था। ये राज्य अपने सूती वस्त्र के लिए भी जाना जाता था। यहां सूती वस्त्र बहुत व्यापार का मुख्य वस्तु हुआ करता था। उदयन ने अंग महाजनपद को भी विजिट किया था और अंग महाजनपद की पुत्री, अंग महाजनपद के नरेश की पुत्री से विवाह भी किया था। उदयन जो कि वत्स महाजनपद का नरेश था, इसके नाम पे कालांतर में 3 प्रमुख नाटक लिखे गए हैं। पहला कालिदास कर रहे हैं, भास द्वारा रचित स्वप्न वासवदत्ता, कालिदास हटा देना वहां से जो पहले इससे पहले बोले थे। भास द्वारा रचित स्वप्न वासवदत्ता और हर्ष की 2 रचना रत्नावली और प्रियदर्शिका, इन तीनों में नायक के रूप में उदयन को दिखाया गया है। स्वप्न वासवदत्ता में चंद्र प्रद्योत की पुत्री वासवदत्ता और उदयन का प्रेम कहानी है नाटक में, ड्रामा में। उसके बाद है हर्ष ने 2 पुस्तकों में, रत्नावली और प्रियदर्शिका में इसी को नायक बनाया था हर्षवर्धन ने, यानी हीरो यही था। ठीक है, तो ये हुआ कौशांबी महाजनपद या वत्स महाजनपद के बारे में। ठीक है, आज हम लोग इतना ही करेंगे क्योंकि थोड़ा